हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सभी ने आज के पेपर को तो बहुत ही फाड़ के आए होंगे, एकदम धमाल करके आए होंगे और कल के पेपर की बहुत ज्यादा मजे से तैयारी चल रही होगी। और अगर नहीं भी चल रही है तो हमारे लेक्चर्स आ चुके हैं, उसे देखो और बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आज रात का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ आज रात का टाइम है। और आज रात में हमें क्या करना है, पेपर फाड़ के आना है अगले दिन। ओके चलो, सो तैयारी में सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपर पैटर्न देखना है। पेपर पैटर्न हमें किस तरह से फॉलो करना है, कैसे हम कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, उसमें हमें क्या लिखना रहता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है लेक्चर नंबर 1 में। सो प्लीज से जाके हमारे हाउ टू राइट हिंदी पेपर, इस तरह के इस वाले लेक्चर में आपको क्या करना है, जाके पहले पूरा लेक्चर देखना है, ताकि आपका जितना भी डाउट रहे, जो भी डाउट रहे, वो सभी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके चलो, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्याकरण के पार्ट को, ओके, जो कि कंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स। ठीक है, बहुत ही कम मार्क्स है। ग्रामर को, राइटिंग स्किल तो है ही नहीं, मतलब सबका सब आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ करने के लिए आपको करना पड़ेगा एक ही काम, बुक को पढ़ना पड़ेगा। ओके पूरे बुक को इतने अच्छे से पढ़ जाओ, जो कोई भी चैप्टर आए, कोई भी आंसर आए, कोई भी टॉपिक आए, उसके ऊपर बढ़िया से आप ज्ञान दे सको, बढ़िया से आप लिख सको। ओके क्योंकि सारी की सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक के अंदर की ही आने वाली है। ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है हमारा फर्स्ट ग्रामर के बारे में हमारा लेक्चर। ओके तो ग्रामर के बारे में हम स्टडी करेंगे, किस चीज के, किस टॉपिक के ऊपर करेंगे, वो सारी टॉपिक्स और कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं वो टॉपिक्स, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो पहला टॉपिक है हमारा कौन सा, अलंकार। ओके तो अलंकार के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ मुहावरे के बारे में स्टडी करेंगे, काल के बारे में स्टडी करेंगे, रस के बारे में, एंड साथ ही साथ वाक्य शुद्धिकरण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीजें आपको आने वाला है 2 मार्क्स। हर एक टॉपिक आपको 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। ओके सो ये सारे टॉपिक को 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। और 2 मार्क्स में आपको 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, और इसी के साथ आपको पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इतना ज्यादा इजी ग्रामर है एज कंपेयर टू 10th स्टैंडर्ड, बहुत ज्यादा इजी है आपका 12th स्टैंडर्ड का ग्रामर, इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मजे से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अलंकार के बारे में। ओके सो अलंकार के बारे में देखते हैं। अलंकार क्या दिया हुआ है, अलंकार के कितने टाइप्स होते हैं। अलंकार के होते हैं 2 टाइप। कौन से अलंकार होते हैं, पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा क्या होता है, अर्थ अलंकार। कौन सा अलंकार, पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 3 प्रकार है, अर्थ अलंकार के 3 प्रकार है, साथ ही साथ अर्थ अलंकार के और 2-3 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हम बहुत डीपली स्टडी नहीं करेंगे, शॉर्ट में समझेंगे। और वो किस तरह से आ सकता है या फिर नहीं आएगा, अगर आपने कोई भी पाप नहीं किया है तो समझो नहीं आएगा। ओके किसी ने कुछ पाप किया होगा उसे ही आएगा। ओके मतलब सेपरेट तो पेपर बनने वाला नहीं है, मतलब सबको भुगतना पड़ेगा, इसीलिए। ओके चलो सो शब्द अलंकार के बारे में स्टडी करते हैं, देन अर्थ अलंकार के बारे में स्टडी करेंगे। ओके शब्द अलंकार में 3 प्रकार जो है, पहला प्रकार क्या है हमारा, पहला प्रकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार हमारा पहला टाइप ऑफ अलंकार है। ओके सो जिससे हमें क्या करना है, शब्द मतलब जो, ठीक है स्टार्ट करते हैं हमारा अनुप्रास अलंकार। अब मैं जितने भी अलंकार बताने वाली हूं उसे बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, मैं उसे शॉर्ट में कैसे समझना है, शॉर्ट में किस तरह से आपको समझ सकते हो, किन शब्दों को यूज करके आप वहां पे समझना है आपको कि कौन सा अलंकार है ये, इस चीज को मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से बताऊंगी। जो कि है पहला चीज क्या है, आपको यहाँ पे समझना है, जहां भी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति कितने बार हो, बार बार हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे हमें क्या समझना है, कौन सा अलंकार है ये है हमारा कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, एक ही वर्ण की आवृत्ति, मतलब एक ही शब्द की आवृत्ति। वर्णमालाएं सभी को पता होगी, वर्णमालाएं कौन कौन सी होती है, वो सभी वर्णमालाएं आप सभी को पता होगा। ठीक है, 1st स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक आप सभी ने पढ़ा हुआ है हिंदी के बारे में।
तो वर्ण, एक ही वर्ण की आवृत्ति कितने बार हो, बार बार हो, तो क्या समझना है आपको, ये कौन सा अलंकार है, ये है अनुप्रास अलंकार। ओके, तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं इसके बारे में कि किस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, क्या, रघुपति राघव राजा राम। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा र इस र शब्द का बहुत ज्यादा बार क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार बनता है, ये बनता है हमारा अनुप्रास अलंकार। ओके, सो हमेशा समझना है, हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको किसी भी काव्य में अलंकार का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, काव्य में होता है। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के गाने और पोयम्स, तो वो सारी चीजें किसके बेसिस पे बनता है, अलंकार के बेसिस पे बनता है। जैसे मम्मियां तैयार होती है तो उसमें उनका कौन कौन सी चीजें रोल प्ले करती है, हेयर्स रोल प्ले करता है, साड़ी प्ले करता है, सुंदर सुंदर गहने, मेकअप, ये सारी चीजें एक औरत को जैसे रेडी करने में मदद करती है, एक मैन को जैसे रेडी करने में मदद करता है, उसी तरह से क्या होता है कि किसी भी प्रकार के गाने को या किसी भी कविता को तैयार करने के लिए अलंकार, मतलब अलंकार एक आभूषण है, आभूषण का रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब गहने जैसे वो किसी भी गाने में बस जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा सुंदर बन जाए। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, अलंकार का मीनिंग होता है। अभी हम समझ गए अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हमें समझना है कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जब भी एक ही वाक्य, ठीक है, एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका क्या हो, अर्थ हर बार अलग हो। मतलब एक ही शब्द क्या हो, बार बार आए लेकिन उसका हर बार मीनिंग क्या हो, अलग हो, तो क्या समझ सकते हो आप, कौन सा अलंकार है ये, तो समझ सकते हो आप ये यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक ही शब्द, जैसे कि यहाँ पे क्या है, गया गया गया, ये गया गया गया, ये जो शब्द है इसका हर बार क्या है, मीनिंग अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यमक अलंकार बन रहा है। ओके, आपको 2 लाइन की या 4 लाइन की पंक्ति आ सकती है, उसमें से आपको समझना है कि कौन से वर्ड की आवृत्ति हो रही है या फिर किसी भी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है क्या। अगर बार बार हो रही है तो क्या उसका हर बार मीनिंग अलग हो सकता है क्या, हर बार अगर मीनिंग अलग है तो कौन सा अलंकार हो सकता है, ये यमक अलंकार हो सकता है। ओके, आई होप सो सभी को समझ रहा होगा। शॉर्ट में समझाने की कोशिश करें क्योंकि अभी हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग में पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। ओके, देखते हैं थर्ड कौन सा है हमारा, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द, ठीक है, शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, ठीक है, शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ क्या हो, अनेक हो। शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ क्या हो, अनेक हो, वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है हमारा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। मतलब कि समझा देती हूं आप लोगों को एग्जाम्पल से, मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, सजा दूंगा। सो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि सजा जो शब्द है, ये जो शब्द है सजा, इस शब्द का 2 मीनिंग बन रहा है कि नहीं। सजा का एक मीनिंग ये होता है कि सजना सवरना, जैसे औरतें सजती सवरती है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, सजना बोलते हैं, ठीक है। बट अगर हमें किसी को दंड देना है, हमें किसी को पनिश करना है तो भी हम क्या बोलते हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं, सजा बोलते हैं। तो सजा शब्द का क्या है, 2 मीनिंग है। क्या है, 2 मीनिंग है एक सजा शब्द का। ओके, सो इस तरह से जब भी एक ही शब्द का 2 मीनिंग हो या 2 से अधिक मीनिंग हो तो आपको क्या समझना है, कौन सा अलंकार है, ये श्लेष अलंकार है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ड, एक ही वर्ड, एक ही वर्ण, एक ही वर्ण, जैसे र, त, म, क, न, स, प, जो भी है एक ही वर्ण बार बार आए तो क्या समझोगे, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। एक ही शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, हर बार अलग मीनिंग, क्या समझोगे, यमक अलंकार। क्या समझोगे, यमक अलंकार। एक ही शब्द 2 में, एक ही शब्द है परंतु उसके मीनिंग 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं, तो क्या समझना है, क्या समझना है, श्लेष अलंकार। क्या समझना है, श्लेष अलंकार। तो इस तरह से आप कवर कर सकते हैं अपने शब्द अलंकार को। शब्द अलंकार के 3 प्रकार थे, तीनों प्रकार को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ओके,
तो एग्जाम में आपको कोई भी 4 पंक्ति आ सकती है, उन 4 पंक्ति में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, कोई भी 2 सोच समझ के अटेम्प्ट करना, चाहे वो शब्द अलंकार के भी हो सकते हैं या अर्थ अलंकार के भी हो सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़े, फटाफट से बढ़ते हैं आगे हम। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अर्थ अलंकार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या करना है, जो भी टाइप्स है उसे हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, चलो समझने की शुरुआत करते हैं। पहला कौन सा अलंकार दिख रहा है यहाँ पे आपको? उपमा अलंकार। ओके, क्या है? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, है ना? ऑफ कोर्स। चलो सो स्टार्ट करते हैं। उपमेय या उपमान में क्या हो? समानता हो। उपमेय और उपमान में क्या हो? समानता हो। जब भी आपने बहुत बार सुना होगा ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे किसी की हम वो करते हैं ना, इसके जैसा ये है, ठीक है, जैसे कि राधा रानी की कंपेयर, राधा रानी को हम क्या बोल रहे हैं कि वो कैसी है? राधा रानी चांद के जैसी सुंदर है। अब ये गाना तो सभी ने सुना होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा, आंखों का रंग सुनहरा, आंखों का या फिर बालों का रंग था, कुछ तो भी था। तो ये सॉन्ग में हमें क्या समझ में आ रहा है? चांद सा रोशन क्या है? चेहरा है। तो चांद की तुलना किसमें हो रही है? चांद को कंपेयर कर रहे हैं हम किसके साथ? चेहरे के साथ, किसी भी लेडी के चेहरे के साथ, खूबसूरत सी लड़की के चेहरे के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जब भी आपको 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन दिखे, जो 2 चीजों के बीच में तुलना दिखे, तो क्या समझोगे? कौन सा अलंकार है? ये है आपका कौन सा अलंकार? ये है आपका उपमेय अलंकार। अगर इतनी सारी चीजें करने के बाद भी आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे जरूर से मैसेज कर सकते हैं। किसी को भी डाउट हो, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आप जब भी मैसेज करें मैं तुरंत से रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। तो कोई भी डाउट हो टेंशन मत लेना, आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पे थे? हमने कवर कर लिया हमारा एक टॉपिक जो कि है शब्द अलंकार का कवर हो गया है। अर्थ अलंकार का हमने उपमेय समझ लिया कि जब भी उपमेय में क्या होता है? चांद सा रोशन चेहरा होता है। ये चीज याद रख लेना कि चांद की तुलना किसी लेडी के खूबसूरत चेहरे से की जा रही हो तो समझ जाओ कौन सा अलंकार है? ये उपमेय, उपमा अलंकार है, ठीक है। ओके, चलो सो उपमा अलंकार यहां से हमें समझ में आ रहा है। देन हमें क्या देखना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या देख रहा है हमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान की कल्पना का संभावना। उपमेय में उपमान की कल्पना मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि ना हम किसी चीज की ना कल्पना करते हैं, जैसे किसी चीज को सोचते हैं। जैसे बहुत सारे बॉयज होते हैं, ओके, बहुत सारे बॉयज होते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड मीडियम नॉर्मल एक अच्छी ठीक ठाक लड़की होती है, बट उन्हें तो इंटरेस्ट होता है नोरा फतेही में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? फील करते हैं, समझते हो ना, आप लोग भी समझ रहे होंगे, सभी समझ रहे होंगे कि क्या है। आप लोग सोचते होंगे कि हाँ हाँ वो काश वो होती, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को आप उसके तरह अज्यूम कर रहे हो। तो जब भी आपको इस तरह की फीलिंग दिखे, इस तरह से समझना है कि कौन सा अलंकार है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब आप किसी भी चीज की क्या कर रहे हो? कल्पना कर रहे हो, मन में ख्वाब सजा रहे हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेत्र मानो है कमल। क्या है? नेत्र मानो मतलब जो ये हमारी आंखें हैं उसको किसके जैसा समझो? कमल के जैसा समझो। किसके जैसा? कमल के जैसा समझो। तो नेत्र की हमने क्या की है? नेत्र की कल्पना की है कमल के जैसा, मतलब आंखें कमल के जैसी खिली हुई है। तो इस तरह से हमें समझना है कौन सा अलंकार हो सकता है? ये हो सकता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी के साथ साथ एक और बढ़िया सी चीज बताने वाली हूं जिससे आप समझ सकते हो कि कौन सा अलंकार है। मानो मेहनू, ठीक है, मानो मेहनू, मानो मेनहू, उसके साथ साथ जानो जनहू, ठीक है। मानो मेनहू, जानो जनहू, इस तरह के शब्द अगर आप लोगों को किसी भी पंक्ति में दिख जाए तो समझ सकते हो कि क्या आ रहा है? मानो आ रहा है, जानो आ रहा है, मनहू आ रहा है, जनहू आ रहा है। मतलब कौन सा अलंकार है? मतलब है ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो सो इस तरह से आपने उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ? हमारे
कौन से अलंकार की तरफ? अब हम बढ़ेंगे हमारे रूपक अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार में क्या करना पड़ता है और किसे समझना पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। तो रूपक अलंकार में उपमेय व उपमान में क्या हो? अभेद आरोप हो। क्या हो? अभेद आरोप हो, मतलब किसी प्रकार का इंजाम लगाया जाए, किसी प्रकार की चोरी की जाए, इस तरह का जब भी आपको सेंटेंस दिख जाए तो आपको क्या समझना है? कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या पायो मैंने? राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या पाया? राम रतन धन, ये क्या किया? मैंने पाया। सो ये क्या है? एक आरोप है कि मुझ पर लगा हुआ एक आरोप है कि मैंने राम रतन धन सब पाया है। सो इस प्रकार का सेंटेंस आपको दिख जाए, किसी प्रकार का आरोप लगता हुआ, किसी प्रकार की धन वगैरह में रहे और उसमें ऐसा लगे कि जैसे प्रेम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। सो इस तरह का सेंटेंस आपको दिखे तो आपको क्या समझना है? कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है, मतलब इसमें आरोप लग रहा है, रूपक अलंकार है। ओके, देन देखते हैं हम अतिशोक्ति अलंकार। बहुत ही इजी है। अतिशोक्ति अलंकार में क्या देखना है आपको? जब भी आपको सेंटेंस में बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ दिखे, क्या दिखे? बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ दिखे, तो क्या समझ सकते हो आप कौन सा अलंकार है? ये है अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम। पंखुड़ी लगे गुलाब की, परी है गात खरोट। ठीक है, परी क्या है? गात खरोट। ओके, तो पंखुड़ी लगे गुलाब की, परी है गात खरोट। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि परी जैसे लग रही है कोई लड़की, पंखों जैसे, पंख उसके कैसे हैं? गुलाबों जैसे हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है? इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। जैसे जो गली मोहल्ले की जो आंटीज रहती है कैसे बढ़ा चढ़ा के बोलती है ना, सभी गर्ल्स तो समझती ही होगी, उनको पंचायत कितनी होती है, मतलब आंटीज को। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे सेंटेंस में कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है तो क्या समझ सकते हो कौन सा अलंकार है? ये अतिशोक्ति अलंकार है। ओके, एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है? जब भी आपको उपमा अलंकार समझना हो तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो? किसी प्रकार की तुलना की जा रही हो, जैसे कि आंखों का रंग सुनहरा, ठीक है, ये चांद सा रोशन चेहरा, आंखों का रंग सुनहरा, बालों का रंग या आंखों का रंग, जिसका भी रंग सुनहरा सुनहरा। ओके, तो इस तरह का आपको क्या दिख जाए? सेंटेंस दिख जाए तो आप समझ सकते हो ये उपमा अलंकार है। अतिशोक्ति में क्या दिखे? अतिशोक्ति में मानो मनहु जानो जनहु, इस प्रकार का आपको शब्द दिख जाए तो भी आप समझ सकते हो उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही साथ नेत्र मानो की कमल, जैसे किसी नेत्र को क्या बोला गया है? कमल बोला गया है। क्या बोला गया है? कमल बोला गया है। तो यहाँ पे भी हमें क्या समझना है? कौन सा अलंकार है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार में हमें शॉर्ट में किस तरह से समझ सकते हैं? हमें किसी प्रकार का हम पे कोई आरोप लग रहा हो, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या फिर प्रेम रतन धन पायो, इस प्रकार का आपको दिख जाए सेंटेंस तो आप समझ सकते हो रूपक अलंकार है। ओके, अतिशोक्ति में बढ़ा चढ़ा के बोला गया हो तो समझ सकते हो अतिशोक्ति अलंकार। ओके, चलो सभी को क्लियर हो रहा है? क्लियर ना हो तो रिपीट करके आप देख सकते हो कि कोई भी डाउट है, या फिर आप बार बार देख सकते हो एक ही वीडियो को। ओके, चलो सो आगे देखिए, हम आगे क्या दिया हुआ है? हमारा रस, न्यू टॉपिक क्या है? न्यू टॉपिक हमारा क्या है? रस। आई होप सो सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा होगा। रस में हमें क्या देखना है? रस को देखना है, रस के सारे प्रकार को देखना है। अब रस मतलब ये नहीं जो आप सूप पी जाते हो, आम रस पीते हो, उस रस को रस मत समझना। यहाँ पे उस रस का कोई रस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये ग्रामर का पार्ट है जो कि आपको आता है 2 मार्क्स के लिए। ओके, 4 आएंगे सेंटेंसेस, 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, 2 अटेम्प्ट करोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। रस का क्या है? यहाँ पे रस दिया हुआ है। रस क्या यहाँ पे है? स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव, मतलब उस रस को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है रस हमारा श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। ठीक है,
श्रृंगार रस कैसे समझ सकते हैं आप? जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको इस प्रकार का दिखे कि जैसे किसी आभूषण का, ठीक है, किसी आभूषण मतलब कि गहने की बात की गई हो, या फिर औरतों की सुंदरता की बात की गई हो, या फिर उसके सजने संवरने की बात की गई हो, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कौन सा रस हो सकता है ये हो सकता है हमारा श्रृंगार रस। कौन सा रस हो सकता है? ये हो सकता है हमारा श्रृंगार रस। ओके, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। उसी के साथ साथ सेकंड क्या है हमारा? रस के हमारे 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, सो 9 प्रकार में से कोई भी आ सकता है आपको। ओके, सो सभी को याद करना, सभी को समझना जरूरी है। मैं इतने अच्छी तरह से आपको बताने वाली हूं कि आपको बस कुछ डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस लेक्चर ध्यान से देखना है और उसको नोट डाउन कर लेना है फटाफट से। ओके, हास्य रस। हास्य रस मतलब उसका स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा, मतलब हंसना। ठीक है, हास मतलब हंसना। ओके, सो हास्य रस में क्या होगा? जब भी सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की जोकर की या फिर किसी प्रकार की जोक वाला, हंसने वाला फील हो, सो आप समझ सकते हैं कौन सा रस होगा ये हास्य रस होगा। ओके, जोकर की कल्पना की गई हो या किसी भी इस प्रकार के वैसे हंसने वाले, जैसे किसी के बारे में सोच के हंसी आ जाती है ना, तो इस प्रकार का आपको सेंटेंस दिया होगा तो आप क्या समझ सकते हैं कौन सा रस है? ये है हमारा हास्य रस। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड रस के बारे में देखते हैं जो कि है करुण रस। कौन सा रस है ये? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। क्या है इसका स्थायी भाव? शोक है। ओके, तो करुण रस को आप किस तरह से समझ सकते हैं? जब भी आपको किसी प्रकार के करुणा मतलब करुणा, जैसे मन में एक जैसे किसी की दया भावना होती है ना, बहुत ज्यादा बुरा लगता है किसी के लिए, शोक वाली फीलिंग हो, कभी कुछ हो गया, जैसे कि रामायण महाभारत के युद्ध में ज्यादातर आप लोगों को संस्कृत के बेसिस पे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को कैसे समझना है? आपको सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से रीड करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। ओके, जैसे आप लोगों को आ सकता है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। जैसे आप लोगों को आ सकता है कि राधा क्या हो गई? राधा हो गई किससे दूर? कृष्ण से दूर। ठीक है, कन्हैया आ सकता है या कृष्ण आ सकता है। कृष्ण चले गए युद्ध में, राधा क्या हो गई? यहाँ पे शोक में बेहाल हो गई। इस प्रकार का आप लोगों को सेंटेंस दिखाई दे तो आपको क्या समझना है? कौन सा रस हो सकता है? ये हो सकता है करुण रस। ठीक है, रोने वाली फीलिंग मतलब शोक वाली, बुरा फील हो, ऐसा वाला सेंटेंस हो, या फिर युद्ध में बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, सो इस प्रकार का क्या हो? युद्ध में बहुत सारे वीर कहाँ चले गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, सो इस प्रकार के सेंटेंस आप लोगों को दिख जाए तो कौन सा हो सकता है रस? ये हो सकता है करुण रस। ओके, कौन सा रस? करुण रस। ठीक है, शोक मतलब करुण रस। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? वीर रस। आगे क्या है हमारा? वीर रस। वीर रस में क्या समझना है? वीरता। ठीक है, वीरता, बलिदान, वीर वाला फीलिंग हो उस सेंटेंस में तो समझ सकते हो कौन सा रस है? ये रस है हमारा वीर रस। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या दिया हुआ है यहाँ पे? उत्साह में भरे हुए लोग आप लोगों को दिख जाए। जैसे सेंटेंस में इस प्रकार से दिया गया हो कि जैसे महाभारत और रामायण, ये सब का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे भीम ने, ठीक है, भीम पांच जो पुत्र थे पांचाली के, जो पांचाली तो उनकी वाइफ थी, मतलब ये पांच पांडव थे ना, वो 5 पांडव में से भीम भी एक उनका भाई था। ठीक है, तो भीम का क्या हुआ? युद्ध हुआ किसी के साथ और भीम में क्या हुई? बहुत विजय हुआ, भीम ने वीरता प्राप्त की, मतलब वीर हुआ, मतलब जीता वो। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको सेंटेंस दिया गया हो तो आप क्या कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है? ये वीर रस हो सकता है। कौन सा रस हो सकता है? ये वीर रस हो सकता है, क्योंकि इसमें वीरता के बारे में दिया हुआ है, उत्साह के बारे में दिया गया है। ठीक है, जर आगे बढ़ते हैं रौद्र रस की तरफ। ओके, सो फिफ्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रौद्र रस। रौद्र रस में क्या होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, मतलब जो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जैसे युद्ध में किसी भी प्रकार का छल किया गया हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का छल किया गया हो तो वो क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाए कोई, तो इस प्रकार का आपको सेंटेंस दिखाई दे। जैसे कृष्ण अचानक से क्या हो गए? बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए किसी चीज को देख के। ठीक है, सो इस प्रकार का आपको सेंटेंस दिखे तो आप क्या समझोगे? रौद्र रस है। ठीक है, कौन सा रस है? रौद्र रस है। आगे बढ़ जाए, छठवा देखते हैं भयानक रस। कौन सा रस है? भयानक रस है। यहाँ पे भय। ओके, भयानक रस है, उसका स्थायी भाव क्या है? भय है।
ओके जब भी किसी प्रकार का डर या भय इस प्रकार का सेंटेंस दिख जाए तो समझ सकते हो कौन सा रस है, ये भयानक रस है। मतलब कोई भयानक सा चीज हुआ हो, अचानक से भूकंप या तूफान आ गया हो, या रामायण महाभारत की कोई चीज दी हुई हो, तो समझ सकते हो आप। अगर भयानक वाला सीन हो या फिर भय जिससे डर लग जाए इस प्रकार का हो तो आप भय रस लिख सकते हो, भयानक रस लिख सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं, 7th की तरफ बढ़ते हैं। 7th में क्या दिया हुआ है, विभत्स रस। कौन सा रस, विभत्स रस। विभत्स रस का आप यहाँ पे स्थायी भाव देख सकते हो, घृणा। क्या है, घृणा। किसी भी प्रकार का आपको ऐसा लगे कि ना कोई चीज को देख के घृणा आती हो, ठीक है, किसी भी चीज को देख के घृणा आती हो, किसी भी इंसान को देख के घृणा आती हो, तो इस प्रकार का आप लोगों को दिख जाए सेंटेंस तो आप समझ सकते हो कौन सा रस है, ये विभत्स रस है। कौन सा रस है, ये विभत्स रस। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं, 8वां देखते हैं। 8वां क्या है, अद्भुत रस। कौन सा रस, अद्भुत रस। ओके तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या दिया हुआ है, विस्मय। क्या दिया हुआ है, विस्मय। एक बार जरा मैं इरेज करके आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा बढ़िया तरीके से। ओके तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विभत्स। विभत्स मतलब जैसे अद्भुत, जैसे कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल लगे आप लोगों को, ठीक है, बहुत ऐसा कभी ना देखा हुआ हो, ठीक है, कोई चमत्कार हो, किसी चमत्कार के बारे में दिया हुआ हो, या फिर कृष्ण ने एक ही चक्र में क्या कर दिया, सभी लोगों को पराजित कर दिया, इस प्रकार का क्या हो, बहुत ही सुंदर सी कल्पना हो, बहुत ही अद्भुत सा कल्पना हो, इस प्रकार का आपको सेंटेंस दिख जाए तो आप क्या समझ सकते हो कौन सा रस है, ये विभत्स, अद्भुत रस है, सॉरी अद्भुत रस है। और विस्मय, विस्मय इसका क्या है, विस्मय क्या है, इसका स्थायी भाव है, ठीक है, विस्मय क्या है, इसका स्थायी भाव है। विभत्स के बारे में हमने देख लिया है, किसी भी प्रकार का घृणा लगे तो इसमें हम समझ सकते हैं विभत्स। ओके अद्भुत हमें क्या समझना है, किसी भी बहुत ही ऐसे चमत्कारी चीजें आपने देख ली तो आपको लगता है ना वाह अद्भुत, तो इस प्रकार की फीलिंग आप लोगों को तुरंत आ जाएगी जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट क्या है हमारा, शांत रस। कौन सा रस है, शांत। यहाँ पे आपको इसका दिया हुआ है स्थायी भाव, क्या दिया हुआ है, जरा क्लीन करके देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, निर्वैध। क्या दिया हुआ है, निर्वैध, शांत रस, ठीक है, शांत रस। शांत रस में किसी भी प्रकार की फीलिंग ना हो, एकदम शांतता वाली फीलिंग हो, तो आपको क्या समझना है, कौन सा रस हो सकता है, ये शांत रस हो सकता है, ठीक है, कौन सा रस हो सकता है, ये शांत रस। ओके तो इस प्रकार से आप मतलब इस प्रकार से आप ये सारे रस को अच्छी तरह से शॉर्ट में याद कर सकते हैं, जिससे कोई भी प्रकार का आपको सेंटेंस आ जाए तो उस सेंटेंस को देख के और अच्छी तरह से रीड करना, जब भी सेंटेंस आए उसको अच्छी तरह से रीड करना ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से रस का प्रकार है, क्योंकि रस के कितने प्रकार है, 9 प्रकार है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ओके सो ये आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन आपको रहेगा, 4 में से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है। ओके कोई भी 2 रस के बारे में आपको आ सकता है। ओके चलो आई होप सो सभी बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ओके समझ रहे हो तो कमेंट जरूर से करना कि मैम हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। ओके चलो आगे बढ़े, फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो आज हमें बहुत ही फास्ट वे में स्टडी करना है ताकि कल का पेपर हम क्या कर सके, फाड़ के आ सके। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने स्टडी करना है किसके बारे में, काल के बारे में। काल, तेरा काल आ गया है, वो काल के बारे में नहीं स्टार्ट करना है जो कि है हमारा काल। काल क्या है हमारा, टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है, समझ रहे हो ना, कौन सा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सारे टेंसेस है हमारे। इंग्लिश में नहीं स्टडी करेंगे, एक बार आपको समझा रही हूँ बस इंग्लिश में, ताकि आप लोग ये मत समझो कि मैम को इंग्लिश नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, बस समझ सको आप लोग कि क्या है हमारे टेंसेस। ओके सो काल, टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। काल क्या होता है, काल के कितने प्रकार होते हैं, काल के भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये सारे सभी के काल होते हैं। पूर्ण, अपूर्ण, इसके अंदर बहुत सारी चीजें एडिशनल होती है, आपको शॉर्ट में समझना है। ओके अब ये काल वाला टॉपिक ऐसा है ना कि इसे आप जितना ज्यादा डीपली स्टडी करोगे ना उतना ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। ओके सो आपको बस शॉर्टली समझना है कि किस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैंने ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, क्योंकि अब हम इतने ज्यादा बिजी हैं कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का समय ही नहीं मिलता।
ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ। ओके चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैजू का लहू सूख गया है। बैजू का लहू सूख गया है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, सामान्य भूतकाल में। भूतकाल में समय, सामान्य भूतकाल में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बैजू का लहू सूख गया, क्या हो गया, बैजू का लहू सूख गया। सूख गया है मतलब ये क्या था, चालू था, बट हमने क्या किया, भूतकाल में कर दिया, मतलब वो चीज हो चुकी है, वो चीज होके बीत चुकी है। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया सामान्य भूतकाल में। सामान्य भूतकाल में ये कन्वर्ट हो गया। जैसे सूख गया है, सूख गया है मतलब ये अभी का अभी की बातें चल रही है, वर्तमान की बातें चल रही है, परंतु हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है भूतकाल में। सो भूतकाल में हमने क्या कर दिया, सूख गया। ठीक है, बैजू का लहू सूख गया। ओके मतलब सूख गया है वो पहले ही ऑलरेडी सूख गया। ओके सो इस तरह से आप शॉर्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, बिना फालतू के टेंशन लिए आप इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके चलो, सत्य का मार्ग सरल है। सत्य का मार्ग क्या है, सरल है। कन्वर्ट किस में करना है, सामान्य भविष्य काल में। सामान्य भविष्य काल में, भविष्य काल मतलब जो होने वाला है। ठीक है, होने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, होगा, होगा, करेगा, होगा, रहेगा। ठीक है, मरेगा, अभी नहीं मर सकता। ठीक है, सो इस प्रकार का क्या है, हमें जो भी चीजें बाद में होने वाली है वो क्या होता है, हमारा भविष्य होता है। अब आप में से कोई 90% लाएगा, कोई 95% लाएगा, किसी को कुछ सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो। तो ये सारी क्या है, ये हमारी भविष्य की बातें हैं, ये 3 महीने आगे की बातें हैं। ओके, अभी से हमें कन्वर्ट कैसे करना है उसे फटाफट से देख लेते हैं। सामान्य भविष्य काल को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सत्य का मार्ग सरल क्या होगा, सत्य का मार्ग सरल होगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सत्य का मार्ग सरल होगा। अभी अभी मैंने बताया, जो चीज हुई नहीं है उसको हम कैसे बोलते हैं, जो आगे होने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, होगा, होने वाली है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो हमने इसे कैसे कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सत्य का मार्ग सरल है, सरल है मतलब वो वर्तमान में था, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया होगा करके भविष्य में। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया हमने इस तरह से इसे भविष्य में। ओके सो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काल में थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुआ है। ठीक है, हुए हैं हमारे भूमंडल में, मतलब हमारी जो पृथ्वी है वहां पे क्या हो गया है, हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुए हैं। तो हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, यहाँ पे देख लेते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, वो चीज अभी चालू है। ठीक है, वो चीज अभी हो रही है तो क्या होता है, वो वर्तमान काल है। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो तो ये क्या है, आपका वर्तमान है। ठीक है, कल आप पेपर लिखोगे तो ये क्या है, आपका भविष्य है। पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे या बुरे मार्क्स आएंगे, वो क्या है, आपका भविष्य है। कल आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो क्या है, आपका भूतकाल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमारे भूमंडल में हवा और पानी प्रदूषित हो गए हैं। हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, वर्तमान काल में। वर्तमान काल कैसे रहता है, चालू होता है। ठीक है, चालू रहता है। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है। क्या हो रही है, बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है, मतलब अभी भी वो चीज क्या है, चालू है। ठीक है, अभी भी वो चीज क्या है, चालू है। ओके सो जब भी वो चीजें कंटिन्यूअस चालू है, चल रही हो, तो हमें क्या समझना है, कौन सा ये हो सकता है, ये है हमारा कौन सा काल, ये हमारा है प्रदूषित हो रही है हमारा क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ये हमारा वर्तमान काल है जो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी चालू है। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हमें लास्ट क्वेश्चन, मैं वहां जाकर
मौसी को देख अति खुशी हो गया। मैं वहां मौसी को देख के अति खुशी हो गया, मतलब मौसी को देख के वो बहुत ज्यादा खुशी हो गया। इसे कन्वर्ट किस में करना है? पूर्ण भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में, ठीक है। खुशी हो गया था। अब इस पर डायरेक्टली आ जाएगा, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ है? पूर्ण भूतकाल, मतलब वो क्या है? उसका बीता हुआ पास्ट है, ठीक है। ये उसका क्या है? पास्ट है, वो चीज हो चुकी है। तो वो क्या बोलेगा? ठीक है, मैं वहां पे जाके मासी को देख के बहुत खुश हो गया था, है ना। बहुत ज्यादा इजी है, बस समझ जाओ भूत, भविष्य या वर्तमान क्या है, उस तरह से कन्वर्ट कर दो इजीली। बाई चांस रॉन्ग हो सकता है या फिर बहुत अच्छी तरह से राइट हो सकता है। प्लीज टेंशन मत लो या फिर इसे बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि जितना ज्यादा डीपली स्टडी करोगे ना तो आप उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं ये सबके। तो इतने सारे रूल्स पढ़ने से बेटर है कि शॉर्टली समझ जाओ। ओके, सो शॉर्टली आप इस तरह से समझ सकते हो। चलो आगे बढ़े, ये हो गया हमारा काल कंप्लीट कर लिया हमने। अब करते हैं आगे का एक और टॉपिक कंप्लीट, जो कि है हमारा मुहावरा। अब ये मुहावरा ऐसा टॉपिक है, अब ये मुहावरा भाई साहब ऐसा टॉपिक है जिसे ना कोई टीचर पढ़ा सकती है, जिसे कोई भी टीचर पढ़ा के बच्चे लोग के दिमाग में घुसा नहीं सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को खुद ही पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे मैंने भी 12th स्टैंडर्ड स्टडी किया है अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब थोड़े टाइम पहले मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं स्टडी किया है मैंने भी, मेरे 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो मैंने भी स्टडी किया हुआ है और मुझे पता है कि आपके बुक के पीछे में बढ़िया तरीके से बहुत सारे मुहावरे दिए हुए रहते हैं, और कंफर्म है कि उन्हीं मुहावरे में से आपको कोई भी 4 मुहावरा आएगा। और वो मुहावरे इतने इजी होते हैं कि आपको बहुत इजीली याद हो सकता है। मैंने मेरे 12th स्टैंडर्ड में 95 स्कोर किया था, और वो भी बहुत इजी वे में। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे 95 बहुत ही इजीली मिल जाएगा, क्योंकि हमारे राइटिंग स्किल जिस चीज में मार्क्स कट होता है वो सारी चीजें ही कट हो चुकी है। समझ रहे हो ना, जिन चीजों में मार्क्स काटेंगे वो चीजें ही कट हो चुकी है। हमें सिर्फ 10 मार्क्स का ग्रामर पढ़ना है, सारे के सारे बुक पढ़ने हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग से लेक्चर्स अटेंड किए होते तो अभी तक आपको कुछ भी टेंशन होता नहीं, आराम से जाके एग्जाम लिख लेते। मैंने अपने 10th जब मेरा 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम था, एक दिन पहले मैंने हिंदी को कुछ पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था पूरे साल में इतना सारा मैम ने पढ़ाया हुआ है ना, लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जो भी पढ़ाया हुआ है उन्हीं में से सारे आंसर्स आने वाले हैं। और आंसर क्रिएट करने में एक्सपर्ट होने चाहिए बच्चे, ठीक है। चैप्टर के बेसिस पे सारे आंसर्स आएंगे, तो चैप्टर अगर सुना होगा, पढ़ा होगा, तो बस आराम से आपका कंफर्म है 90%। ओके, चलो सो आगे स्टार्ट करें हमारे मुहावरे के बारे में। ये आपके प्रीवियस ईयर आए हुए मुहावरे हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देख सकते हो आप कितना इजी मुहावरा है, उसी तरह से आप लोग को भी बहुत इजी मुहावरा आएगा। फर्स्ट, वाह वाह करना। वाह वाह करना मतलब प्रशंसा करना। जैसे बहुत सारे लोग ने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, आप में से किसी ने टॉप मारा, अभी आपका 12th स्टैंडर्ड है, आप में से बहुत सारे बच्चे टॉप मारेंगे, कॉलेज में फर्स्ट आएंगे, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आएंगे या पूरे स्टेट में फर्स्ट आएंगे, ठीक है। सो इस तरह से परसेंटेज गेन करने पे क्या होता है, हमारे आसपास के लोग क्या करते हैं, हमारी वाहवाही करते हैं। सो समझ जाओ, वाहवाह करना मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। तारीफ करना भी लिख सकते हो, प्रशंसा करना भी लिख सकते हो। इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हो? कक्षा में प्रथम आने पर सभी ने राहुल की वाहवाही की, ठीक है। ओके, इस तरह से कर सकते हो। सभी लोगों की जान बचाने पर रामू को एक मिनट, हाँ, सभी लोगों की जान बचाने पर सभी ने मिलकर रामू की वाहवाही की, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है सेंटेंस क्रिएट करना, तो एक छोटे बच्चे जैसा काम है। आप तो 12th स्टैंडर्ड में हो, फाड़ के आओगे आप पेपर। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। चोरी, हाँ सॉरी, मैं आंसर देख रही थी, क्वेश्चन नहीं देख रही थी। टस से मस न करना, टस से मस न होना मतलब कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी बात पे बहुत ही बुरी तरह से अड़े हुए रहते हैं, उन्हें किसी और की सुननी ही नहीं होती है, वो अपनी बात पे अड़े हुए रहते हैं। इस चीज की वजह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी होता है, बट बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ठीक है। इस चीज की वजह से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। एक एग्जांपल दे देती हूँ, पूरे साल टीचर्स क्या बोलते हैं, बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट हम क्या करते हैं, अटल रहते हैं, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, और फिर एग्जाम में क्या करते हैं, हम सोचते हैं काश पढ़, है ना। तो ये चीजें मैं भी फील कर सकती हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। ओके, अभी भी मेरा स्टूडेंट पीरियड ही चालू है, बट आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ। पढ़ाने के साथ नॉलेज हमें गेन होता है, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ अलग चीजें भी करो, साथ साथ में स्टडी करो। ओके, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे।
अभी आज का देख लेते हैं। टस से मस ना होना, इसका क्या होता है? अपनी बात पर अटल रहना, अपनी बात पर अटल रहना। ओके, तो इसका हम सेंटेंस बहुत सारे अलग अलग तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे गली में चोरी होने पर किसी के ऊपर इंजाम लग गया, ठीक है, गली में चोरी होने पर रामू को, ठीक है, गली में चोरी होने पर श्यामू पे आरोप लग गया, परंतु वह अटल रहा, परंतु वह क्या रहा? अटल रहा, अपनी बात पे अटल रहा। सो इससे क्या हो गया कि रामू की विजय हुई। ठीक है, इस तरह से आप डाल सकते हैं। या फिर अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, पूरे साल शिक्षकों ने कहा कि पढ़ाई करो, परंतु पढ़ाई ना कर, परंतु अपने बात पर क्लास अटल रही और लास्ट में फेल हो गई। ठीक है, इस तरह का आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। चलो थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड मतलब मुहावरा देख लेते हैं। दिन दूना रात चौगना बढ़ना, दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे पता है तुझे, औरतों लोगों का ज्यादा काम होता है, अरे पता है क्या ये मीना, सुनना, पता है तुझे क्या है ना, अरे भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, पता है अभी विष्णु ना वो चौड़े वाले मंगलसूत्र बनवाए, हार भी खरीदा गोल्ड का। सुना है ना सभी ने ये चीजें। तो क्या हो रहा है, अभी वो बोल रहे हैं अरे पता है वो दिन दोगुनी रात चौगनी छाप रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं हम? दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? अधिक उन्नति कर रहे हैं। मतलब कि हमारे व्यापार में दिन प्रतिदिन बढ़ावा हो रहा है, या फिर हमारी शिक्षा में दिन प्रतिदिन बढ़ावा हो रहा है। कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में 35% ला रहा है, तो वो अगले ईयर में क्या ला रहा है? 60% ला रहा है। लास्ट ईयर में वो 90% ला रहा है। तो है ना, बहुत बढ़िया है ना। दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है, दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। तो यही इसका मीनिंग होता है। आप क्या लिख सकते हो? दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना। ओके, सेंटेंस में आप बहुत सारी अलग अलग चीजें क्रिएट कर सकते हो। मैंने क्या एग्जांपल लिखा? बहुत अधिक अपने काम करने पे बहुत अधिक मेहनत करने पे क्या होता है? दिन प्रतिदिन रमेश दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। ओके, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट हमारा मुहावरा देख लेते हैं। चार चांद लगना। चार चांद लगना, चार चांद लगने का अर्थ क्या हो रहा है? शोभा बढ़ाना। जैसे बहुत सारी गर्ल्स जो है वो किसी भी शादी में, फंक्शन में शोभा बढ़ा देती है कि नहीं? अच्छे अच्छे डांस परफॉर्मेंस करके मजे करती है कि नहीं? सो ये क्या कर रहे हैं? शोभा बढ़ा रहे किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी घर की। ठीक है, सो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं शोभा बढ़ाना। चार चांदनी लगाना, चार चांद लगाना, इसका अर्थ क्या हो गया? शोभा बढ़ाना। वाक्य कैसे कर सकते हैं? स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने विद्यालय में क्या कर दिया? चार चांद लगा दिया। मतलब स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होता है उसमें बच्चे अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं। अलग अलग परफॉर्मेंस करने की वजह से क्या होता है? प्रोग्राम में चार चांद लग जाती है। ओके, सो इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस मतलब क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। लास्ट, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद आप पूरी तरह से फ्री हो। इसके बाद सभी बच्चे प्रॉमिस करो कि आप कुछ नहीं देखोगे, आप सीधा फोकस करोगे अपने टेक्स्ट बुक रीडिंग पे। सारे चैप्टर को रीड करो, सारे के सारे चैप्टर को रीड करो। मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में, मतलब जिसमें मैंने बताया हुआ है कि पेपर किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, उसमें मैंने बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बोले हुए हैं, जिसके बेसिस पे बहुत सारे बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट एंड रिपीट क्वेश्चन आ चुके हैं। सो प्लीज से उन चैप्टर को जरूर से कर लेना। जैसे कि पल्लवन चैप्टर है आपका, आदर्श बदला चैप्टर है आपका, इन चैप्टर्स में बहुत बार आता है क्वेश्चन। ओके, लास्ट हमारा क्या दिया हुआ है? वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि बहुत ज्यादा इजी है, बट इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। जैसे कि मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में और एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड दोनों में मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ मुझे समझते ही नहीं थे। बाकी सारी चीजें तो मैं आराम से पढ़ लेती थी, बट इस चीज में मेरे मार्क्स, और शायद से ना इसी चीज में मेरे मार्क्स गए होंगे, बट मैं आपके मार्क्स नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ध्यान से मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, सो इसमें क्या करना है? मुझे 100 में से 95 मिला था, तो ओके, सो 95 में से 5 मार्क्स इधर उधर ही गए होंगे, तो इन्हीं चीजों में शायद से गए होंगे, बट ग्रामर में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नहीं गए होंगे। ओके, चलो सो देख लेते हैं कहाँ पे मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं। आपको क्या करना है? सेंटेंस रीड करना है, बहुत ही ध्यान से रीड करना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के लिए 5 मिनट आपको देना पड़ेगा। ओके, ध्यान से आपको देना है, सुनना, मतलब अपने सेंटेंस को रीडिंग करनी है। सेंटेंस को रीड करते टाइम आपको क्या करना है? ध्यान देना है। उनकी व्यथा के सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिली है। मुझे एक अवसर मिली है। क्या ये मैच कर रहा है? यहाँ पे क्या आएगा?
मिला है। क्या आएगा? मिला है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या दिया है? उनकी व्यथा की, ठीक है, उनकी व्यथा की, यहाँ पे के है तो यहाँ पे हमने क्या किया? की किया। उनके व्यथा की सघनता जानने का मुझे क्या मिला? अवसर मिला, मुझे अवसर मिला। सो इस प्रकार से आपको कुछ मात्राएं चेंज करनी होगी या किसी भी प्रकार की वर्ड्स में चेंजेस करने होंगे। इसी तरह से आपको वाक्य शुद्धिकरण आ सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। परंतु, ठीक है, क्या दिया हुआ है? परंतु अज्ञान भी अपराध है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। परंतु आप यहाँ पे देख सकते हो कि अज्ञान किस तरह से लिखा हुआ है। अज्ञान हमें इस तरह से लिखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुरी तरह से गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? इस शब्द को सही तरीके से लिखना है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। परंतु अज्ञान भी क्या है? अपराध है। तो इस तरह से आपको कोई भी शब्द गलत हो सकता है, कोई भी मात्राएं गलत हो सकती है। ओके, थर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रामू की नाक कट गई थी। रामू की क्या गई थी? रामू की नाक कट गई थी। रामू क्या है? लड़का है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? चलो लिख के देखते हैं क्या आएगा। चलो बढ़िया सा कलर चूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जल्दी जल्दी से। रामू का क्या हो गया था? रामू का नाक कट गया था। कट गया हाँ। अब यहाँ पे हमने चेंजेस कहाँ कहाँ पे की देख सकते हो आप। गई का हमने क्या किया? गया किया। साथ ही साथ की का हमने क्या किया? का किया। ओके, क्योंकि वो लड़का है, परंतु किस तरह से लिखा हुआ है? रामू की, जैसे कि वो लड़की हो। ओके, सो इस तरह से आपको एक या दो शब्द को सही करने के लिए आ सकता है, शुद्ध करने के लिए आ सकता है। ओके, सो आई होप सो सभी बच्चों ने, सभी स्टूडेंट्स ने, मेरे सभी दोस्तों ने बढ़िया तरीके से पेपर कल का भी लिखा होगा और कल का भी लिख के आएंगे। इस तरह से आपका 10 मार्क्स का ग्रामर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। कोई भी डाउट हो, कभी भी कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी आईडी लिख रही हूँ यहाँ पे, Pia_Mishra_R। ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है कि क्या होगा, कौन से चैप्टर्स करूं, क्या करूं, तो प्लीज से आप मुझे यहाँ पे मैसेज करो, मैं जरूर से बताऊंगी। और प्लीज से जिन ही बच्चों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने जो हमारा कैसे हाउ टू राइट पेपर, वो वाला मराठी हिंदी का पेपर है, हाउ टू राइट पेपर, उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज से देख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा। क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर को एक्सप्लेन किया हुआ है, बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने बताई हुई है कि क्या क्या आ सकता है। सो वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट कि आप कल का पेपर बहुत बढ़िया तरीके से लिख के आओगे और बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन करोगे सभी के सभी बच्चे। ओके, आई होप सो सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्रीवियस लेक्चर भी सभी देखेंगे। वर्ड भर के कमेंट जरूर से करना, 1 सेकंड का टाइम निकाल के कमेंट जरूर से करना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। एग्जाम में बढ़िया लिखो, फाड़ के आओ।